नमस्कार साथियों। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट होता है ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का। पिछली बार इस कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बहुत आसान था और एक थोड़ा सा टिपिकल था। आज की क्लास में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी इससे सवाल आया था और इस बार भी आपके एग्जाम में इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं और उसके बाद आप देखोगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात तो यह है कि इसके टर्म्स को समझते हैं। जो एग्जाम में नाम लिख के आएगा, जो वर्ड्स लिख के आएंगे, अगर हम उनका मतलब ना निकाल पाए तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मतलब निकालना आना चाहिए। जैसे इंग्लिश में लिखा रहता है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, odds in favor of event A, odds against event A। हिंदी में इसका जो उच्चारण है वो है अनुकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात। लेकिन पिछली बार 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो टर्म यूज हुआ था वो हुआ था पक्ष में संभावना। इसका मतलब यही है ऑड्स इन फेवर, और विपक्ष में संभावना इसका मतलब यह है कि ऑड्स अगेंस्ट या प्रतिकूल संयोगानुपात। तो अगर रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब यह होता है कि जैसे सवाल में रेशियो दिया रहता है, m और n का रेशियो दिया है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू m/n, ऐसे लिखा रहता है। जैसे मैं आपको सवाल दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा। इस तरीके से लिखा रहेगा, द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 2:7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। एक घटना के होने की संभावना 2:7 है, इस घटना के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पिछली बार की जो परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है वो ये देखो, ये आसान सा क्वेश्चन था। इफ एन इवेंट हैज ऑड्स इन फेवर 4:5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट अकर इज। ये हमको 2024 की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो टिपिकल वाला क्वेश्चन था, अगर आप उसको देखोगे तो मैं टिपिकल वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये है, द ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट इज 7:4 एंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन अनदर इवेंट इज 8:5। इफ द बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन इज। ये हमको 2024 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर मान लो कोई भी हमारी घटना होती है तो उस घटना में दो बातें होती हैं। पहली बात यह है कि उस घटना के पक्ष में कितनी सारी संभावनाएं और टोटल कितनी संभावनाएं हैं। जैसे हम कोई भी घटना की बात करें, घटना का मतलब यह है कि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमारे कई सारे आउटकम्स आते हैं और वो आउटकम्स ही हमारे एक तरीके की घटना होती है। जैसे अगर हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है, टेल आता है, तो हेड आना एक घटना हो गई, टेल आना एक घटना हो गई। अगर हम पासा फेंकते हैं तो पासे में 1 2 3 4 5 6 आते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 आउटकम होता है, इसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं। ये हमारी घटना हो रही है। तो जैसे अगर हम पासे का केस ले लें, पासे से बड़े आसानी से समझोगे। अगर हमने पासे का केस लिया तो हमारे पास में पासे में टोटल कितने केस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं होती हैं कुल। अगर मान लो हम पासा फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हमारा नंबर है वो 3 से छोटा आ जाए, 3 से छोटा आ जाए तो कितनी संभावना हुई? 3 से छोटे सिर्फ 2 नंबर है, तो पक्ष में कितने हो गए? 2। और ये जो बाकी है ये हमारा पक्ष में नहीं है, किसमें? विपक्ष में, अगेंस्ट में। इसको बोलेंगे फेवर और इसको बोलेंगे अगेंस्ट। करेक्ट। अब अगर हमको इसको ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट, मतलब अगर हमसे ऐसा बोला जाए कि अगर हम पासा फेंकें और हमारा 3 से छोटी संख्या आ जाए तो इसका मतलब यह है कि पक्ष में संभावना इतनी है और विपक्ष में संभावना इतनी है, तो इसको बोलेंगे ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर। और जैसे जो भी हम इवेंट की बात कर रहे हैं, मान लो उसको इवेंट बोलते हैं ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए। तो इसको कैसे लिखेंगे? पक्ष में जितना है और विपक्ष में जितना है, इसको रेशियो में इस तरीके से लिख देंगे 2:4। और अगर यहीं पर बोलेगा ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 4:2। इसमें दो बातें आपको समझनी है। फेवर अगर बोले, क्या वर्ड यूज करें? फेवर, तो फेवर वाला पहले रहेगा और अगेंस्ट वाला बाद में रहेगा। अगर अगेंस्ट बोले तो अगेंस्ट वाला पहले रहेगा और फेवर वाला बाद में रहेगा। जो टर्म यहां पर यूज हो रहा है, पहला वाला नंबर उसी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे भी अगेंस्ट लिखा है तो ये अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फेवर को रिप्रेजेंट करेगा।
और अगर हम टोटल केस की बात करें तो यहां पे भी टोटल 6 बनेगा और यहां पे भी टोटल क्या है 6 बनेगा। अगर इसी को जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने बोला कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट एनी इवेंट ए इज m/n, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा फेवर में हो गया, हिंदी में इसको बोलेंगे पक्ष में हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा अगेंस्ट में हो जाएगा, और इसको हिंदी में क्या बोलोगे विपक्ष बोलोगे। पक्ष विपक्ष। अब मान लो ये जो घटना के बारे में बात कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये घटना होगी, तो घटना के होने का मतलब ये होता है कि घटना के पक्ष में संभावना बटे कुल संभावना, मतलब पक्ष में कितने केस बनने हैं बटे में टोटल कितने केस बनने हैं। तो पक्ष में केस कितने बनेंगे m, और टोटल केस कितने बनेंगे, दोनों को जोड़ दोगे तो जो टोटल बनेगा कितना बनेगा m+n, ये हमारा क्या हो जाएगा कुल टोटल। तो टोटल केस हमारे कितने हो जाएंगे m+n। अगर यहीं पर पूछा जाए कि घटना ना हो, तो घटना ना होने का मतलब यह है कि अगर होगी तो उसके पक्ष में संभावना नहीं होगी, नहीं होने के पक्ष में कितनी है n है, तो n बटे m+n। या इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर होने की संभावना मालूम है तो नहीं होने की जो संभावना होती है ना, ऐसे भी निकाल सकते थे, pe डैश बराबर 1 - pe, यहां से भी निकाल सकते थे। अगर यहां पे भी ये वैल्यू रख दोगे तो भी आपका जो मान आएगा वो यही सेम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होगे। इसी तरीके से अगर ऑड्स अगेंस्ट इवेंट लिखा हुआ है, जैसे मान लो a/b इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये अगेंस्ट लिखा हुआ है तो जो पहला नंबर है किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको फेवर को रिप्रेजेंट करेगा, पक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, विपक्ष में ए पक्ष में बी। अब अगर इस केस में आपसे ये पूछा जाए कि इस घटना के होने की प्रायिकता क्या है, मान लो अगर होने की प्रायिकता का पूछे, तो अब ये नहीं लिखना है a बटे a+b, यहां पर पक्ष में कितना है b, तो पक्ष में हो गया b और टोटल हो गया a+b। और अगर इसी के घटना के ना होने की प्रायिकता पूछी जाए तो कितना हो जाएगा pe डैश, और ये हो जाएगा a बटे में a+b। बस यही बात आपको याद रखनी है, और इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे आप देखोगे 1 सेकंड 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है एक घटना के होने की संभावना 2:7 है, मतलब ऑड्स इन फेवर। अगर होने के लिए बहुत बात कर रहा है तो ये जो पहला नंबर हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा पक्ष में, जो दूसरा नंबर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा विपक्ष में हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है इस घटना के होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो घटना के होने की प्रायिकता का मतलब क्या हो जाएगा पीई निकालना है, और पक्ष बटे टोटल 2/7 2 9, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। पक्ष में 2 है और टोटल हमारे 9 हो जाएंगे, तो 2/9 हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 5:9 है। अब प्रतिकूल संयोगानुपात लिखा रहेगा तो भी आपको मतलब समझना है, विपक्ष में संभावना, ऑड्स अगेंस्ट, प्रतिकूल संयोगानुपात, सब एक ही बात को बता रहा है। यहां पे भी देखो ऑड्स अगेंस्ट, इसका मतलब यह है कि जो पहला वाला नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगेंस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा विपक्ष हो जाएगा, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा पक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या पूछ रहा है इस घटना के होने की प्रायिकता, घटना के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी पक्ष बटे टोटल, पक्ष में 9 है, टोटल कितना हो जाएगा 14, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 9/14, यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, किसी घटना के पक्ष में 4:5 है, संभावना 4:5 है। अब संभावना नहीं भी लिखा है तो समझोगे 4 पक्ष में हो गया तो 5 क्या हो गया विपक्ष में हो गया, कि संभावना है कि घटना नहीं होगी। नहीं होगी के लिए क्या है ना हो, ना होने का मतलब ये पक्ष में ये विपक्ष में, विपक्ष में 5 और टोटल कितना हो गया 9, 5/9। आप देखो समय लगेगा नहीं, समय लगेगा, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, 5/9 आंसर टिक करना है। 2 सेकंड भी मैंने बोला लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा और एग्जाम में वेरिएशन डाला जाए तो क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जा सकता है, जैसा ये क्वेश्चन है। इसके पहले एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है घटना पी के होने की संभावना 6:5 है। होने की संभावना का मतलब ये आपका क्या हो गया पक्ष हो गया, और ये आपका क्या हो गया विपक्ष हो गया। ठीक, इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, एक अन्य घटना क्यू के होने की संभावना 7 और 4 है, मतलब ये पक्ष हो गया ये विपक्ष हो गया। कह रहा है यदि पी और क्यू स्वतंत्र हैं, पी और क्यू स्वतंत्र हैं का मतलब क्या होता है, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं पी और क्यू, पी एंड क्यू कैसे हैं इंडिपेंडेंट है,
तो इंडिपेंडेंट के केस में हमेशा याद रखो कि अगर ये दोनों घटनाओं को अगर बोला जाए एक साथ होगा, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P एंड Q, ये दोनों एक साथ हो जाए, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P इंटरसेक्शन Q, और इसका मतलब होता है P इंटू PQ। बस यही बात आपको याद रखनी है इंडिपेंडेंट के केस में। इंडिपेंडेंट के केस में अगर दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, वो निकालना है तो दोनों की घटनाओं को निकाल के उनको आपस में गुणा कर दो, दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के उनको आपस में गुणा कर देंगे तो दोनों घटनाएं एक साथ होंगी, इसकी प्रायिकता हमारी आ जाएगी। अच्छा, इस केस में अगर P और Q इंडिपेंडेंट है तो मैं बता दूं P डैश मतलब और Q डैश ये भी क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिक ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर आपसे किसी सवाल में ऐसा बोला जाए कि ये घटना निकाल दो, P डैश और Q डैश ये दोनों साथ में हो जाए, मतलब ना तो ये घटना हो ना तो ये घटना हो, तो इस केस में भी इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? P डैश इंटू PQ डैश। अच्छा, इसको एक और नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं यहां पर। ये क्या हो जाएगा? P डैश इंटरसेक्शन Q डैश है, इंटरसेक्शन हमारा यूनियन में बदल जाएगा P यूनियन Q और पूरे पे डैश आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है? ये एक हमारी घटना है और इसके ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस इस घटना के होने की प्रायिकता। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने का एक तरीका हमारा ये भी है और इसी चीज को कैलकुलेट करने का एक तरीका हमारा ये भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको हमेशा याद रहेगी, इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको P A यूनियन B निकालना है, सॉरी P यूनियन Q, अगर मान लो P यूनियन Q निकालना है तो ये हो जाएगा PP प्लस PQ माइनस P इंटरसेक्शन Q। वही वेन डायग्राम वाला भी, प्रोबेबिलिटी वाला भी सेम ही फॉर्मूला है। अब जैसे इस सवाल में कह रहा है कि हमारे P के होने की संभावना का रेशियो दिया हुआ है, Q के होने की संभावना का रेशियो दिया है, कह रहा है P और Q स्वतंत्र हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना तो घटना P हो और ना ही घटना Q हो। ना घटना P हो ना घटना Q हो तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है इस सवाल में? ये वाला जो चीज है इसको निकालने की बात कर रहा है। ये चीज हमको बोल रहा है कि निकालो। तो ये चीज निकालने के लिए हमको दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब पहले इसका मान निकाल लो फिर इसका मान निकाल लो। लेकिन इसमें आप देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बेहतर क्या हो जाएगा? इससे सीधे ये निकालो और इससे सीधे ये निकालो। ये निकालना हमारे लिए बहुत आसान है कि घटना P ना हो, विपक्ष बटे टोटल तो 5/11 और इंटू दूसरा Q घटना ना हो तो ये पक्ष में विपक्ष में है, कितना आ जाएगा? 4/11 और टोटल कितना हो जाएगा? 20/121। देखने में तो ये हमारा बड़ा सा सवाल था, लेकिन आप देखो कितनी आसानी से मैंने 2 सेकंड में कहानी खत्म। मतलब इतना बड़ा सा सवाल भी आपके लिए कितनी देर का है? 2 सेकंड का है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है किसी घटना के ना होने की संभावना 7 और 4 है, मतलब ये हमारा विपक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पक्ष हो गया। कह रहा है एक और अन्य घटना के होने की संभावना 8 और 5 है। होने की संभावना मतलब ये पक्ष है और ये क्या हो जाएगा? विपक्ष हो जाएगा। अब कह रहा है यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता क्या है? देखो कम से कम एक घटना हो जाए, कम से कम एक घटना हो जाए मतलब या तो हमारी मान लो पहली घटना को A कह लो और दूसरी घटना को B कह लो। तो कह रहा है A और B इनमें से कोई एक घटना हमारी हो जाए, तो इसको कैसे लिखते हैं? P A यूनियन B से लिखते हैं। अच्छा, अगर P A यूनियन B निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो P A यूनियन B निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P A यूनियन B बराबर P A निकल जाएगा, P B निकल जाएगा, माइनस P A इंटरसेक्शन B निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसको क्या लिख दोगे? P A इंटू P B लिख दोगे सवाल के हिसाब से, और ये सारी वैल्यूज निकल जाएगी, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो चीज है इसको और आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमको ये मालूम है कि ये दोनों घटनाएं कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब जैसे हमको ये निकालना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं P A यूनियन B ना हो, मतलब होने और ना होने का टोटल कितना होता है? 1। अगर होने का निकालना है तो 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दो, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया P, भाई डी मॉर्गन्स लगा दो तो क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B और डैश इस पे और इस पे आ जाएगा, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस P A डैश इंटू P B डैश।
अब देखो, इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहां पे 1 2 3 4 वैल्यूज लिखनी है और सबको जोड़ना घटाना है, और यहां पे सीधे सीधे बस 2 वैल्यू लिखनी है, इसको कैलकुलेट करना और एक में से घटा देना है। तो ये वाला कैलकुलेशन सवाल को ज्यादा आसान कर देगा। अब जैसे पहले के केस में होने की संभावना की बात कर रहा है, ये पक्ष है विपक्ष है, हमको क्या चाहिए, नहीं होना, मतलब कितना हो जाएगा 4/1 माइनस 4/11। दूसरा बी के अन्य घटना के, अच्छा पहला वाला उल्टा दे रखा है, पहला वाला ना होने की संभावना दे रखा है, तो ये हमारा विपक्ष है, ये हमारा पक्ष है, हमको विपक्ष ही चाहिए, तो कितना आ जाएगा 7/11 आ जाएगा। और दूसरे वाले के केस में क्या है, अन्य घटना के होने की संभावना देख रहा है, तो हमको नहीं चाहिए, तो 5/13 हो जाएगा। अब अगर आप ये देखोगे तो कितना हो जाएगा 143, ये 1 माइनस 1 35/143 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये आसानी से आ जाएगा। और ये सारी की सारी वैल्यू, जैसे अगर हम लोग इस केस में बात करेंगे तो पीए हमारा, पहले वाले के केस में पीए हमारा कितना हो जाएगा 4/11, ना होने के लिए है तो ये विपक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया, तो पक्ष बटे टोटल। इसी तरीके से पीबी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये पक्ष हो गया, ये विपक्ष हो गया, तो 8/13। अब इन दोनों का जो मान है पी और पीबी का, यहां पर अगर आप रख देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो सेम यही आएगा। 13 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 108, 108/143, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 143 माइनस 35, 43 में से 35 घटाओगे 8 आ जाएगा, 108/143, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और मैंने बनाया हुआ है, कह रहा है एक घटना x के ना होने की संभावना 3:2 है, किसी अन्य घटना y के ना होने की संभावना 4:1 है। कह रहा है x और y स्वतंत्र हैं, तो उनमें से एक के घटित होने की प्रायिकता क्या है, उनमें से एक के घटित होने की प्रायिकता, मतलब सिर्फ एक घटना हो। कहने का मतलब यह है कि अगर x हो तो y ना हो, y हो तो x ना हो, यह भी आपको समझना है। कहने का मतलब यह है कि x होगा और y नहीं होगा, या एक ये केस बनेगा, या x नहीं होगा और y होगा। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखा करो, और के लिए प्लस और एंड के लिए गुणा, मतलब आपका क्या हो जाएगा px इंटू पी वाई डैश प्लस पी एक्स डैश इंटू पी वाई, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो सीधे सीधे वैल्यू रखो, px भाई यहां पे भी ना होने की बात कर रहा है और यहां पे भी ना होने की बात कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या है विपक्ष, ये हमारा क्या है पक्ष, तो हमको px चाहिए पक्ष बटे टोटल, तो 2/5। और दूसरी घटना y के नहीं होने की बात कर रहा है, तो y के लिए नहीं होना मतलब 4, होना मतलब 1, तो 4/5 हो जाएगा। प्लस फिर हमसे कह रहा है x ना हो, तो ये ना होने के लिए है, ये होने के लिए है, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और y हमारी घटना हो जाए, तो भाई होने ना होने के लिए 4 है, होने के लिए 1 है, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब अगर आप ये देखोगे तो कितना हो गया 8/25 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 3/25 हो गया। अगर आप टोटल देखोगे तो कितना हो जाएगा 11/25, और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो जितने भी सवाल होंगे बड़ी आसानी से ऐसे ही आप 2 3 4 सेकंड में खत्म कर लोगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट के कॉन्सेप्ट हैं जो अकेले भी सवाल में पूछे जा सकते हैं, जैसे इस तरीके से है ये वाला जो मैंने सवाल बताया, या इनको बाकी कॉन्सेप्ट के साथ में मिक्स करके इस तरीके से भी सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर इस तरीके का सवाल इस बार की परीक्षा में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे। और इसी तरीके से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट अधूरा है, अभी तक उसने सारे चैप्टर्स को कवर नहीं किया है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, तो मैं आपको बता दूं मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है माई पाठशाला ऐप पर, जिसमें मैंने एकदम बेसिक से ये सारी की सारी चीजें वहां पे पढ़ा रखी हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो सेपरेटली मैथ का, और कंबाइंड बैच भी चल रहा है माई पाठशाला ऐप पर, बाकी सब्जेक्ट को मिलाकर भी, अगर आप चाहें तो इसके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, या अभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कभी नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसको मैं सलाह दूंगा कि इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट में बताए हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैंने क्या समझाया, इसके बाद में यहां पर जो मैंने सवाल में कॉन्सेप्ट सिखाया इसको भी एक बार जरूर समझ लेंगे कि क्या मैंने समझाया, और इसी बेसिस पे बाकी सवालों को एक बार खुद से ट्राई करिएगा, देखिएगा कि आप इन सारे सवालों को अपने से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं।
और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना प्रैक्टिस का सेशन वापस हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।